हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी रैंकर। तो दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 3, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो दोस्तों, इस बार भी मतलब एमसीक्यू टाइप हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो पेपर से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं उन क्वेश्चंस को। अब पहला क्वेश्चन में कहा है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो फिर इसका राइट आंसर है पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत क्या हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत क्या है? तो आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी जिससे मालूम चलती है तो उसमें धरातलीय चट्टानें, खनन और ज्वालामुखी उद्गार, तो ये सब आएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी के अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में अप्रत्यक्ष स्रोत क्या हैं? तो इसके अंदर भी सब आएंगे। उल्काएं हैं, गुरुत्वाकर्षण है, चुंबकीय क्षेत्र व भूकंप संबंधी क्रियाएं हैं। तो इसका भी ऑप्शन डी करेक्ट है, उपरोक्त सभी। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, आंतरिक बनावट के आधार पर पृथ्वी को कितनी परतों में विभाजित किया जाता है। आंतरिक बनावट के आधार पर पृथ्वी को कितनी परतों में विभाजित किया जाता है? तो आंतरिक बनावट के आधार पर पृथ्वी को भी सब में विभाजित किया जाता है। भूपृष्ठीय या महाद्वीपीय परत जिसे सियाल कहते हैं, मैंटल या मध्यम परत जिसे सीमा कहते हैं, क्रोड या आंतरिक परत जिसे निफे कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, उपरोक्त सभी। अब दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, मानव द्वारा अब तक भूगर्भ की अधिकतम प्रवेदन कितना और कहाँ किया गया। मानव द्वारा अब तक भूगर्भ की अधिकतम प्रवेदन कितना और कहाँ किया गया। तो इसमें चार ऑप्शन दिया है, आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक, आर्कटिक महासागर में कोयला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक, भूमध्य महासागर में कोला क्षेत्र में 22 किलोमीटर की गहराई तक, या ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इन चारों में से ये जो ऑप्शन ए में कोला है और ऑप्शन बी में कोयला है, ये दोनों अलग अलग है, आप एक मत समझिएगा दोनों को। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। आर्कटिक महासागर में कोयला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक अभी तक मनुष्य ने खोद पाया, जमीन के अंदर 12 किलोमीटर की गहराई तक खोद पाए अभी। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं, साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ क्या है। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ क्या है? भूकंप को साधारण भाषा में क्या कह सकते हैं? ऑप्शन ए पृथ्वी का टूटना, ऑप्शन बी पृथ्वी का कंपन, ऑप्शन सी भूगर्भ का हिलना, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारे जो टेक्स्ट बुक में दे रखा है तो उसके हिसाब से अगर हम चले तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, पृथ्वी का कंपन को भूकंप का अर्थ कहा गया है। अब सातवां क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप का अवकेंद्र उद्गम केंद्र किसे कहते हैं। भूकंप का अवकेंद्र उद्गम अवकेंद्र को उद्गम केंद्र भी कहते हैं, तो वो किसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए दे रखा है, सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को महसूस किया जाता है। ऑप्शन बी दे रखा है, भूकंप का सबसे विनाशकारी स्थान होता है ये। और ऑप्शन सी है, भूगर्भ का वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है और अलग अलग दिशाओं में जाती है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भूगर्भ का वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है और अलग अलग दिशाओं में जाती है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, अधिकेंद्र के बारे में कौन सा कथन सही है। अधिकेंद्र के बारे में कौन सा कथन सही है। अब इसमें भी चार ऑप्शन दे रखे हैं, भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप उत्तम होता है अधिकेंद्र कहलाता है। सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक उपरोक्त 90 डिग्री के कोण पर होता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। इनमें ये तीनों के तीनों पॉइंट आएंगे। नौवां क्वेश्चन देखते हैं, भूकंपीय छाया क्षेत्र किसे कहते हैं। भूकंपीय छाया क्षेत्र किसे कहते हैं। भूपटल का वह भाग जहां कोई भी भूकंपीय तरंग भूकंप मापी पर अभिलेखित नहीं होती। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप उत्तम होती है। भूगर्भ का वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है और अलग अलग दिशाओं में जाती है, या उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, भूपटल का वह भाग जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग भूकंप मापी पर अभिलेखित नहीं होती, उसको भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है।
10वां क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? तो फिर इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, रिक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। अब क्वेश्चन 11 देखते हैं, सिस्मोग्राफ किसे कहते हैं, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? सिस्मोग्राफ किसे कहते हैं, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? सिस्मोग्राफ एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भूकंप की गति तथा उसके आघात को मापा जाता है। ऑप्शन बी है ज्वालामुखी के उपयोगों को अधिक बढ़ाना। ऑप्शन सी दिया गया है, सिस्मोग्राफ एक यंत्र है जिसके माध्यम से भूकंप की गति तथा भूकंप मापी तरंगें मापी जाती है। और ऑप्शन डी दिया गया है और ए और बी दोनों। तो इसका ऑप्शन सी है, सिस्मोग्राफ एक यंत्र है जिसके माध्यम भूकंप की गति तथा भूकंप मापी तरंगें मापी जाती हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, भूगर्भ की जानकारी पाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा समुद्रों में चलाई जा रही परियोजना के नाम लिखिए। भूगर्भ की जानकारी पाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं के नाम लिखिए। जो भूगर्भ की जानकारी पाने के लिए वैज्ञानिकों ने समुद्र में परियोजना चलाई हैं, उनके नाम क्या है? तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए है गहन समुद्र प्रवेदन परियोजना, बी है समन्वती महासागरीय प्रवेदन परियोजना, सी है समुद्रों के महाद्वीपों से जोड़ना, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, गहन समुद्र प्रवेदन योजना और समन्वती महासागरीय प्रवेदन परियोजना। अब क्वेश्चन 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 है, स्टेनोस्फीयर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है पृथ्वी की आंतरिक भाग मेटल का ऊपरी भाग, पृथ्वी की आंतरिक भाग भूपट्टी का ऊपरी भाग, ऑप्शन सी है पृथ्वी का क्रोड, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वी की आंतरिक भाग मेंटल का ऊपरी भाग। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, पृथ्वी की भूपट्टी अर्ध क्रस्ट को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, मैंने इस तरह के क्वेश्चन लिखी हैं। इसमें हमें बड़े बड़े पॉइंट्स देंगे, चार पॉइंट्स देंगे, 4 या 3 जितने भी देते हैं, और नीचे हमें ऐसे सही विकल्प का चयन करने को कहेंगे। तो इनमें से हमें दे देंगे पहला दूसरा सही है, या पहला दूसरा, या दूसरा तीसरा, या पहला तीसरा सही है। तो इनमें से हमें पढ़ के हमें मालूम करना कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ध्यान देखिए, क्वेश्चन पढ़िए पहले। पृथ्वी की भूपट्टी अर्ध क्रस्ट को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब इसमें दिया गया है महाद्वीपीय परत या सियाल। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। 20 किलोमीटर मोटी यह परत मुख्यतः सिलिकेट तथा एल्यूमिनियम नियम जैसे हल्के खनिजों में बनी है, अतः इसे सियाल भी कहते हैं। इसका घनत्व कम है। और दूसरा दिया गया है महासागरीय परत या सीमा। यह परत 20 से 30 किलोमीटर की औसत गहराई में पाई जाती है, जो मुख्यतः बेसाल्ट से बनी है। यह घनत्व में सियाल से भारी है। इस परत में सिलिकेट के साथ मैग्नीशियम खनिजों को भी अधिकता है, अतः इसमें सीमा भी कहते हैं। अब थर्ड पॉइंट दिया गया भूपट्टी। यह पृथ्वी का सबसे भारी भाग है। यह धरातल से 30 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। इस परत की चट्टानों का घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अब इसमें हमें ऑप्शन दिया गया है, सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है पहला दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन बी है पहला दूसरा सही है, ऑप्शन सी है दूसरा तीसरा सही है, और ऑप्शन डी है पहला तीसरा सही है। तो इसमें से हमें कोई एक मालूम करना है कि मतलब कौन सी इनमें डेफिनेशन जो दी गई है वो सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, पहला और दूसरा वाला डेफिनेशन सही है हमारी। पहली दूसरी डेफिनेशन में क्या है, महाद्वीपीय परत या सियाल 20 किलोमीटर मोटी यह परत मुख्यतः सिलिकेट तथा एल्यूमिनियम जैसे हल्के खनिजों से बनी है, अतः इसे भी सियाल भी कहते हैं। इसका घनत्व कम है। और दूसरा है महासागरीय परत या सीमा। यह परत 20-30 किलोमीटर की औसत गहराई में पाई जाती है, जो मुख्यतः बेसाल्ट से बनी है। यह घनत्व में सियाल से भारी है। इस परत में सिलिकेट के साथ मैग्नीशियम खनिजों को भी अधिकता है, अतः इसे सीमा भी कहते हैं। अब 15वां क्वेश्चन देखते हैं अपना। 15वां क्वेश्चन में कहा है पृथ्वी की ये भी 14वें क्वेश्चन की तरह ही है। 15वां क्वेश्चन में कहा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना मुख्यतः कितनी परतों में विभाजित है? निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प का चयन कीजिए।
अब पहला पॉइंट है भूपर्पटी। यह पृथ्वी का सबसे भारी भाग है। यह धरातल से 30 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। इस परत की चट्टानों का घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। दूसरा है मैंटल। भूपर्पटी से नीचे का भाग मैंटल कहलाता है। यह भाग भूपर्पटी के नीचे से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर गहराई तक है। भूपर्पटी एवं मैंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थलमंडल बनाता है। मैंटल का निचला भाग ठोस अवस्था में है। इसका घनत्व 34 प्रति घन सेमी है। और तीसरा है क्रोड। मैंटल के नीचे क्रोड, जिसे हम आंतरिक व बाह्य क्रोड दो हिस्सों में बांटते हैं। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस है। इसका घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। क्रोड निकल व लोहे जैसे भारी पदार्थों से बनाए हैं। इसमें भी हमें ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें हमें पता करना कि इसका आंसर कौन सा है। ऑप्शन ए दे रखा है पहला और तीसरा, ऑप्शन दूसरा है पहला और दूसरा, ऑप्शन तीसरा पहला दूसरा तीसरा, और ऑप्शन चौथा है दूसरा तीसरा। तो इसका ऑप्शन थर्ड सही है, पहला दूसरा तीसरा, इसमें तीनों की तीनों ही सही है। अब 16वां क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रित जलवायु किसे कहते हैं? मिश्रित जलवायु किसे कहते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है इनमें से हमेशा उद्गार होता रहा है। ऑप्शन बी है तरल अवस्था में ठंडे होने पर बनते हैं। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है ये वे ज्वालामुखी है जिनसे तरल लावा के साथ साथ जलते हुए पदार्थों एवं राख भी निकलती है। तो मिश्रित जलवायु इसी को कहते हैं। ऑप्शन डी हमारे करेक्ट है। ये वे ज्वालामुखी है जिनसे तरल लावा के साथ साथ जलते हुए पदार्थ एवं राख भी निकलती है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। जब यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में होता है तो इसे क्या कहते हैं? तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। वो ये जो तरल चट्टानी पदार्थ होते हैं वो सबसे पहले क्रोड में होता है, क्रोड से फिर वो धरातल पर पहुंचते हैं। जब यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर मैग्मा है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत का ढक्कन ट्रैम्प किस तरह के ज्वालामुखी का उदाहरण है? भारत का ढक्कन ट्रैम्प किस तरह के ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो इसका 4 ऑप्शन दिया। ज्वालामुखी कुंड, बैसाल्ट लावा प्रवाह, मिश्रित ज्वालामुख, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, बैसाल्ट लावा प्रवाह इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ज्वालाखंडिज्म क्या है? ज्वालाखंडिज्म क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है वह घर के अंदर का मैग्मा, मतलब ज्वालामुखी के अंदर जो मैग्मा होता है उसको कह रहे हैं ये। ऑप्शन बी है पृथ्वी के धरातल पर लावा। ऑप्शन सी है ज्वालामुखी से निकलने वाले छोटे व बड़े लावा के पिंड, राख, धूलकण आदि, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ज्वालामुखी से निकलने वाले छोटे व बड़े लावा के पिंड, राख, धूलकण आदि। क्वेश्चन 20 है। पृथ्वी की ऊष्मा के स्रोत क्या हैं? पृथ्वी की ऊष्मा के स्रोत क्या है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है रेडियोधर्मिता, तल वृद्धि की ऊष्मा, पृथ्वी के निर्माणकारी पदार्थों का ऊष्मा, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको और वीडियो चाहिए और कौन से चैप्टर पे चाहिए और कौन से बुक के चाहिए तो मेरी वीडियो में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। बाय बाय।